telecom business of Reliance Industries numbers are out, and it's largely been in line with street expectations. On a Q-on-Q basis, if you see, the company's revenue growth has been around 2% Reliance Jio has also had a very good quarter. Pre-Jio price of data in this country was between 300 and 500 rupees. Post-Jio, the price is between 12 and 14 rupees a GB. नमस्ते गाइस, क्या होगा अगर मैं आपको कहता हूँ कि एक फ़ोन कंपनी अपना जो फ़ोन है वो आपको फ्री में देने वाला है और उसको लेने के लिए आपको उनके दुकान पे जाना पड़ेगा। वैसे रिलायंस जियो ने भी अपना सेम स्ट्रेटजी यूज़ किया। उन्होंने इंटरनेट को 6 महीने तक फ्री कर दिया था इंडिया में और उन्होंने अनाउंस किया कि कॉल जो है ना, वॉइस कॉल, वो हमेशा के लिए फ्री रहेगा इंडिया में। Reliance Jio has also had a very good quarter. Revenues in line with estimates, a growth of 3.3% on a quarter-on-quarter basis. और आज का समय है कि रिलायंस जियो जो है ना बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रहा है। 13% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट हो रहा है और इनका जो लास्ट क्वार्टर था, इस साल का लास्ट क्वार्टर में इन्होंने प्रॉफिट किया 4,894 करोड़ का, जो कि लास्ट क्वार्टर से भी काफी ज्यादा था। पर मिस्टर मुकेश अंबानी के लिए सब कुछ हमेशा से अच्छा नहीं था। मिस्टर मुकेश अंबानी जो आज रिलायंस जियो का फेस है, उनको काफी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा था रिलायंस जियो को ग्रो करने के लिए। और उनका जो सबसे मेन प्रॉब्लम था, उनका और भाई का विवाद था। उन दोनों में डिस्प्यूट था और उस डिस्प्यूट ने उनको जो है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में घुसने नहीं दिया था काफी सालों तक। मिस्टर मुकेश अंबानी एंड मिस्टर अनिल अंबानी दोनों भाई है और उनका जो पिताजी है मिस्टर धीरूभाई अंबानी, उन्होंने अपना एक बहुत ही बड़ा एम्पायर खड़ा किया रिलायंस इंडस्ट्रीज। और उनका जब मृत्यु हुआ था तब जो है ना, उनका प्रॉपर्टी को बंटवारा नहीं हो पा रहा था और मिस्टर मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, इन दोनों के बीच एक विवाद हुआ था, डिस्प्यूट हुआ था। और इसको ठीक करने के लिए इनका जो माताजी थे कोकिलाबेन अंबानी, उन्होंने ही जो है रिलायंस कॉर्पोरेशन का जो कंपनीज है उनका बंटवारा किया। मिस्टर अनिल अंबानी को मिला था टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर और कुछ अलग कंपनीज, और मिस्टर मुकेश अंबानी को मिला था अपना फ्लैगशिप कंपनी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है और कुछ अलग कंपनीज। और इन दोनों के बीच में एक नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट हुआ था और इस एग्रीमेंट के तहत मिस्टर मुकेश अंबानी जो है ना, कुछ सालों तक टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में घुस नहीं सकते थे। नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट क्या है? नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू बिजनेसेस। दो बिजनेसेस एक एग्रीमेंट करता है कि दोनों जो है एक दूसरे का बिजनेस नहीं करेंगे और कंपटीशन नहीं करेंगे। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे मिस्टर मुकेश अंबानी ने इन सब ऑब्स्टिकल्स को पार किया, इन सब प्रॉब्लम्स को फेस किया, कैसे उनका जो विवाद था उनके भाई के साथ, कैसे उसको सेटल किया, कैसे उन्होंने कंपटीशन किया बहुत बड़ा जाइंट्स जैसे कि एयरटेल हो गया, जैसे कि वोडाफोन हो गया, जैसे कि आइडिया हो गया, कैसे उनका एक मास्टर स्ट्रेटेजी डेवलप किया जियो को ग्रो करने के लिए, और जियो को लेके क्या क्या प्लान्स है मिस्टर अंबानी का इन फ्यूचर। देखो, रिलायंस जियो को समझने के लिए आपको टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को स्टार्ट करने के लिए इतना इजी नहीं है और ये दूसरे कंपनी से बहुत ही हार्ड होता है सेटअप करने के लिए। एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का जो 3 मेन स्ट्रगल है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ गवर्नमेंट। एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है गवर्नमेंट का। काफ़ी सारा लॉज होता है अबाउट डाटा प्राइवेसी, उन सबको फॉलो करना पड़ता है। और उसके ऊपर लॉज जो होता है ना, काफ़ी ज़्यादा चेंज होता रहता है विद टाइम, और उसको फॉलो करते हुए एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को जो है अपना इंटरनल पॉलिसीज को भी चेंज करना पड़ता है ताकि वो लोग अपने कंपनीज को चलाते रह पाए। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को चलने के लिए बहुत सारा टावर्स चाहिए, डाटा सेंटर्स चाहिए और बहुत सारा फाइबर ऑप्टिक केबल चाहिए। तो इन सब में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट चाहिए, जो कि आसान नहीं है, और इन सबको सेटअप करना, मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। और तीसरा और सबसे मेन जो प्रॉब्लम होता है वो है स्पेक्ट्रम खरीदना। स्पेक्ट्रम क्या है? अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझा दूं, जैसे कि अगर आप फोन करते हैं ना, फोन से और टावर के बीच में जो सिग्नल होता है उसको रेडियो वेव्स बोलते हैं, या फिर हम उसको स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। और इसी स्पेक्ट्रम को खरीदना पड़ता है कंपनीज को, और कंपनीज खरीदते हैं उसको रेगुलेटरी अथॉरिटी से, और गवर्नमेंट इसको बेचता है ऑक्शन जरिए से। और इन ऑक्शन में काफी ज्यादा और प्लेयर्स भी आते हैं, जैसे कि अगर रिलायंस जियो एक स्पेक्ट्रम खरीदने जाएगा तो वहां पर एयरटेल भी आएगा, वोडाफोन भी आएगा, आइडिया भी आएगा। तो कंपटीशन काफी ज्यादा होता है, पैसा उसमें काफी ज्यादा लगता है। तो इसीलिए इस इंटेंस कंपटीशन की वजह से टेलीकम्युनिकेशन कंपनी खड़ा करना बहुत ही मुश्किल है। पर मिस्टर मुकेश अंबानी एक बहुत ही बड़ा विजनरी है और उन्होंने ये सब प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से निपटा दिया। पहले हम बात करते हैं नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इन दोनों भाई के बीच एक नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट था, तो इसीलिए मिस्टर मुकेश अंबानी जो है कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में। पर इस नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट में लिखा था कि यहाँ पर एक एक्सपायरी डेट है, और हर नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट में एक एक्सपायरी डेट होता है। पर ये सब करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि मिस्टर मुकेश अंबानी और मिस्टर अनिल अंबानी के बीच में
कुछ डिस्कशंस हुआ था इन 2010, उनका इंटरनल कुछ डिस्कशंस हुआ होगा, वो पब्लिकली तो कहीं पर लिखा नहीं गया है। उन दोनों ने खुद कैंसिल कर दिया नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट को और उन्होंने स्टार्ट किया रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, जिसको हम रिलायंस जियो से भी जानते हैं। और उन्होंने ये स्टार्ट किया बाय एक्वायरिंग, उन्होंने खरीदा इन्फोटेल ब्रॉडबैंड को। Reliance Industries announced the acquisition of a majority stake in Infotel, the company which emerged as the only pan-India winner. और इन्फोटेल ब्रॉडबैंड एक ऐसा कंपनी था जो उस समय 2007 में 4G बैंड्स खरीद रहा था और उस समय इन्फोटेल ब्रॉडबैंड के पास 22 जोन्स थे इंडिया का। और उसके बाद स्टार्ट हुआ रिलायंस जियो का रेवोल्यूशन। Every new Jio user will get Jio's data, voice, absolutely free. मिस्टर मुकेश अंबानी एंड मिस्टर मनोज मोदी, जिनको मिस्टर मुकेश अंबानी का राइट हैंड भी बोला जाता है, इन दोनों ने बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किया रिलायंस जियो को और इतना ग्रो कर दिया। उनका जो पहला स्ट्रेटेजी था वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर था। उन्होंने हेवीली इन्वेस्ट किया फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जैसे कि LTE। हम जो फोन करते हैं और हमारा फोन के ऊपर में LTE लिखा होता है, उसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ये एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी था और रिलायंस जियो ने आते ही फुल इंपॉर्टेंस दिया 4G को। उन्होंने 2G और इन सब को स्किप करके डायरेक्ट 4G में घुसे और 4G में रिवोल्यूशन लाया। और LTE एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जहां पर अगर आप 5G भी बनाना चाहते हैं ना, बहुत इजीली बना सकते हैं। तो इसीलिए रिलायंस जियो को ना 4G से 5G ट्रांजिशन करने में बहुत ही इजी होगा। वहां पर अगर एयरटेल एंड आइडिया ट्रांजिशन करना चाहता है 5G के ऊपर तो उनके लिए काफी मुश्किल होगा और उनको और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पर क्योंकि मिस्टर मुकेश अंबानी ने पहले ही अपना फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी LTE में इन्वेस्ट किया था, तो इसीलिए उनका जो ट्रांजिशन था 5G में वो काफी स्मूथ था। अब बात करते हैं टावर्स के ऊपर। जैसे कि एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को चलाने के लिए काफी सारा टावर्स चाहिए, क्योंकि टावर्स नहीं होगा तो लोगों को सिग्नल नहीं मिलेगा। और हाँ, रिलायंस जियो के ग्रोथ के लिए उनको काफी सारा टावर्स चाहिए था, पर उस समय एक टावर का कॉस्ट आ रहा था 28 to 30 लाख, जो कि काफी ज्यादा था। तो उन्होंने जो है ना इन्वेस्ट किया इको फ्रेंडली टावर्स में, जो कि छोटा था दिखने में, जिसमें मटेरियल्स कम लगता था, जो काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव था, जो जगह भी कम लेता था और वो जब बन जाता था 8 to 9 लाख में बन जाता था, तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव था। और उन्होंने इसलिए एक इको फ्रेंडली टावर्स में इन्वेस्ट किया था और उन्होंने जो है पूरा इंडिया में काफी ज्यादा फाइबर ऑप्टिक जो है ना बिछा दिया है। और अभी का जो उनका रिकॉर्ड है वो 11 लाख किलोमीटर उन लोगों ने अभी तक फाइबर ऑप्टिक्स बिछा कर रखा है ऑल ओवर इंडिया में। दूसरा स्ट्रेटेजी जो उन्होंने यूज किया था वो है उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, और उन्होंने AARRR स्ट्रेटेजी यूज किया। AA के मतलब है एक्विजिशन एंड एक्टिवेशन और RRR का मतलब है रिटेंशन, रेन्यूअल एंड रेवेन्यू। हम एक एक करके समझते हैं। एक्विजिशन मतलब कैसे रिलायंस जियो ने अपना कस्टमर को एक्वायर किया, कैसे कस्टमर को अपने तरफ अट्रैक्ट किया। तो हमने जैसे कि पहले बात किया कि रिलायंस जियो आते ही अपना सर्विसेज को फ्री कर दिया था, और इंडिया जैसे देश में जहां पर लोग इतना प्राइस सेंसिटिव है, और जैसे ही जियो ने अपना सर्विसेज को फ्री कर दिया तो लोगों ने बेझिझक अपना सिम को चेंज किया और रिलायंस जियो में चले गए। दूसरा ए है एक्टिवेशन मतलब लोगों को कैसा सर्विसेज मिल रहा है। रिलायंस जियो आते ही अपना LTE टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर दिया, और LTE चलता है IP में, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसीलिए जो है इनका जो वॉइस कॉलिंग था बहुत ही अच्छा क्वालिटी का था। लोगों ने पहली बार इतना अच्छा वॉइस क्वालिटी से बात किया, और लोगों को इंडिया में पहली बार वायरलेस हाई स्पीड इंटरनेट देखने को मिला था थ्रू रिलायंस जियो। RRR का पहला R जो है वो है रिटेंशन, और रिटेंशन मतलब कैसे जो है अपना कस्टमर का अपना पास ही रखे और कैसे दूसरे कंपनी के पास जाने से रोका जाए। तो हम सबको पता है कि रिलायंस जियो 2016 का सितंबर में स्टार्ट हुआ था और उन्होंने 3 महीने तक अपना सर्विसेज को फ्री दिया था। पर रिलायंस जियो ने जो है 2017 का न्यू ईयर में भी अपना अनाउंस किया था कि वो 3 महीने तक और फ्री सर्विस देंगे, और इसी वजह से इन्होंने 2.5 years में 300 मिलियन एक्टिव यूजर्स को गैदर कर लिया है, जिसको करने के लिए रिलायंस को 19 साल लगा था। तो इन्हीं 6 महीनों में जब इनका इंटरनेट फ्री था तो लोगों का जो है ना हैबिट फॉर्मेशन हो रहा था। इंटरनेट जो है लोगों का लाइफ का नॉर्मल पार्ट बन रहा था। लोग यूट्यूब एंड टिकटॉक काफी देख रहे थे, और इसीलिए 6 महीने का फ्री पीरियड खत्म होने के बाद भी रिलायंस जियो का यूजर जो था, जिसने हैबिचुअल हो गया था, उन्होंने मिनिमल चार्जेस 150 रुपए दे के अपना डाटा प्लान खरीदा और अपना सर्विसेज को कंटिन्यू रखा। और RRR का जो दूसरा R है उसका नाम है रेफरल मतलब जब आपका एक बिजनेस बहुत ही अच्छा सर्विस दे रहा है, तो अगर आपका कस्टमर को वो सर्विस अच्छा लग रहा है तो वो दूसरा कस्टमर्स को भी बताएंगे। तो इतना अच्छा सर्विस देख के ना लोग भी अपने फैमिली मेंबर्स, अपने दोस्तों को कह रहे थे कि रिलायंस जियो में स्विच करो क्योंकि उसका सर्विस बहुत अच्छा है। और रेफरल जो है ना वो बेस्ट मार्केटिंग टेक्निक माना जाता है, और रेफरल का जो मार्केटिंग टेक्निक होता है ना वो फ्री होता है, उसमें कोई कॉस्ट नहीं होता है, क्योंकि लोग जाके
खुद आपके ब्रांड के बारे में बात करते हैं। और ट्रिपल आर का जो लास्ट आर है उसका नाम है रेवेन्यू। और रेवेन्यू मतलब जब आपका बिजनेस का प्रोडक्ट बायर्स खरीदता रहता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि रिलायंस जियो का फ्री पीरियड खत्म होने के बाद लोग इतना हैबिचुअल हो गए थे कि उनका जो ये चार्जेस था ना 149 का पैक आता था डाटा पैक, तो वो बहुत कम लगने लग गया था लोगों को, क्योंकि बहुत हैबिचुअल हो गए थे। और इस तरह से रिलायंस को भी अपना रेवेन्यू मिलता रहा क्योंकि लोग जो है ना उनका पैक को सब्सक्राइब कर रहे थे। सब्सक्राइब से याद आया, अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लग रहा है तो नीचे जाके वो लाल बटन को आप दबा सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी तरह से अपना स्ट्रेटेजीज को यूज करके रिलायंस जियो ने अपना पूरा मार्केट शेयर को कैप्चर कर लिया है। और आपको अगर याद होगा तो रिलायंस जियो आने से पहले काफी ज्यादा प्लेयर्स थे टेलीकॉम इंडस्ट्री में, और अभी का समय है कि बस कुछ ही टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर बचे हुए हैं जो जियो के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। उनमें से जियो के पास 37.28% मार्केट शेयर है, एयरटेल के पास 32.27% मार्केट शेयर और वोडाफोन के पास 20.99% मार्केट शेयर है, और बाकी मार्केट शेयर कुछ अन्य कंपनियों के साथ है। अभी बात करते हैं रिलायंस जियो का फ्यूचर क्या है। जियो जो है ना वो अपना ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों को कैप्चर करना चाह रहा है, और बल्कि उन्होंने अभी कैप्चर कर भी लिया है। अगर आप ऑनलाइन कुछ खरीदना चाहते हैं, ग्रोसरीज हो गया या फिर मोबाइल फोन हो गया, तो आप खरीद सकते हैं थ्रू जियो मार्ट। अगर आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं ऑफलाइन तो आप जा सकते हैं रिलायंस डिजिटल में। अगर आपको मूवीज देखना है तो आप देख सकते हैं जियो सिनेमा में। अगर आपको मूवीज का टिकट खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं बुक माई शो में। और अगर आपको गाना सुनना है तो आप सुन सकते हैं जियो सावन में। अगर आपको खिलौना खरीदना है तो आप जाके खरीद सकते हैं हैमलीज में, जो इन्होंने ही एक्वायर कर लिया है। और हाल ही में रिलायंस ने बिग बाजार को भी एक्वायर कर लिया और इनको रीनेम कर दिया है स्मार्ट बाजार से। तो इन्होंने एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर दिया है कि अगर आप ऑफलाइन भी जाएंगे इनका ही प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, ऑनलाइन भी जाएंगे इनका ही प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। तो यही था कुछ मिस्टर मुकेश अंबानी का मास्टर स्ट्रेटेजी, कैसे उन्होंने रिलायंस को इतना बड़ा कर दिया, कैसे अपना एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, कैसे उन्होंने अपना लॉन्ग टर्म विजन से कैसे इंडिया को अपना इंटरनेट एनेबल कर दिया। और गाइस, अगर आपको रिलायंस जियो का प्रॉफिट मार्जिन जानना है, कितना प्रॉफिट वो कमा रहा है, अगर वो सब नॉलेज आपको जानना है, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका फाइनेंशियल रिपोर्ट का पीडीएफ दे दूंगा, आप वहां पर जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए। इस वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब का एल्गोरिथम को पता चलेगा कि ये वीडियो अच्छा बना था, तो और लोगों को ये प्रमोट करेगा। और अगर आपको इसी तरह से एंटरटेनिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, ये आप नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। बाय बाय।